going to study about isostasy concept, theories and its application. हिंदी में isostasy का मतलब होता है भू संतुलन। इसकी संकल्पना, सिद्धांत और उसकी उपयोगिता के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइसोस्टेसी कंसेप्ट को देखने से पहले हम देखते हैं कि आइसोस्टेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आइसोस्टेसी जो शब्द है वो जर्मन भाषा आइसोस्टेसिस से लिया गया है। इसका मतलब इक्विपॉइज है। तो आसान शब्दों में हम देखें तो आइसोस्टेसी को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो आइसो का मतलब होता है इक्वल और स्टेसियस का मतलब होता है स्टैंडिंग, यानी कि समान रूप से खड़े भाग। तो अब समान रूप से खड़े भाग जब हम जियोमॉर्फोलॉजी या फिर अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अर्थ पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां जो हैं वो बनी हैं, या फिर जो लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं। तो ये जो इक्वल स्टैंडिंग है या फिर इक्वल स्टैंडिंग का यहाँ पे मतलब है, अगर हम अर्थ क्रस्ट या फिर जो लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ सरफेस पे दिख रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो विभिन्न जो लैंडफॉर्म्स हैं उन सारे लैंडफॉर्म्स में एक तरह का एडजस्टमेंट या बैलेंस के तौर पे हम देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पृथ्वी या धरातल पे प्लेन्स हैं, आपका प्लेट्यूज़ हैं, या फिर हम बोले कोई कोई ऐसे सरफेस हैं जो सी लेवल से भी काफ़ी नीचे हैं, जो ओशियन बेसिन्स हैं, और कुछ कुछ हायर माउंटेन्स हैं जिसका हाइट मोर देन 8,000 मीटर्स के ऊपर है। तो यानी कि कुछ पार्ट काफ़ी ऊपर हैं और कुछ पार्ट काफ़ी नीचे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर है जो इन सभी भूभागों को एक समान या इक्वल तरीके से बैलेंस वे में पोजीशनड हैं। तो इस कंसेप्ट को सबसे पहले बार डटन द्वारा दिया गया था 1859 में। उन्होंने इसका व्याख्या करते हुए कहा कि दैट स्टेट ऑफ बैलेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन द लार्ज अपस्टैंडिंग एरिया। जैसे अभी मैंने बताया आप लोग को कि कोई भी भूभाग है या अपस्टैंडिंग हो, यानी कि जो सी लेवल से काफ़ी ऊंचा हो, और लो लाइंग एरियाज जैसे आपके ओशियन फ्लोर्स हैं। उनके द्वारा दिया गया ये डेफिनेशन इस थ्योरी का या इस आइसोस्टेसी के कंसेप्ट का एक बेसिक अंडरलाइंग फैक्टर है, ये बेसिस हम बोल सकते हैं। तो इसी अंडरलाइंग फैक्टर से हम इस कंसेप्ट को और आगे डेवलप करेंगे। इसमें बेसिस यही दिया गया था कि जैसे कोई भी लैंडफॉर्म है, चाहे वो हायर रेंजेस हो या फिर डाउन लाइन एरियाज हो, उसमें कहीं ना कहीं एक बैलेंस वे में रहता है। यानी कि अगर क्योंकि कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, और अगर हम बात करें कि बैलेंस वे में कोई चीज़ अवस्थित रहेगा तो वो एकदम हाइपोथेटिकल कंडीशन होगा, वो कभी भी सत्य उसमें हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो कोई लैंड जैसे कि रेज्ड बॉडी है और कोई लो लाइंग एरियाज है, तो कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि अपर एरिया से जो मटेरियल होते हैं उसको इरोड करके या उससे निकलने वाले जो मटेरियल हैं वो लो लाइंग एरियाज में कॉन्स्टेंटली डिपॉजिट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक तरह से जो सबस्ट्रेटम ये मटेरियल वापस से जाके ये माउंटेन रेंजेस का बेस बन जाता है या अपलिफ्टेड लैंड का बेस बन जाता है, जो एक तरह से उसको ऊपर उठाने में मदद करता है। और लो लाइंग एरियाज जो है वो हेवियर होने के कारण वो नीचे की ओर बैठते हैं। तो इसी कंसेप्ट को मतलब कि जितना भी हम लोग देखें या जितना भी हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे इसके बारे में, उसमें सारे में हम लोग ये बेसिक कंसेप्ट तो देखेंगे कि जो अपर मटेरियल है यानी कि जो क्रिस्टल पार्ट है वो क्या होता है, लाइटर मटेरियल से कंपोज होता है। उसके उलट जो सबस्ट्रेटम यानी मेंटल में जो लेयर है वो क्या होता है कि वो हेवियर मटेरियल से यानी कि भारी मटेरियल से कंपोज होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि कम सरफेस एरिया यानी कि कम एरिया होने के बावजूद उसमें जो उसका वजन या फिर वो जो होता है या फिर जो मटेरियल कंपोज होता है वो हेवियर रहता है। बहुत सारे जियोलॉजिस्ट और जोग्राफर ने उसको अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करने का कोशिश किया। किसी ने बोला कि जो अपर आउटर क्रस्ट का जो पार्ट है और अंडरलाइंग एरियाज़ का जो पोर्शन है उन दोनों के बीच के बैलेंसिंग टेंडेंसी को हम लोग आइसोस्टेसी के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। कुछ जोग्राफर्स का मानना था कि ये एक तरह का जो अब आउटर जो है लाइटर पार्ट है और जो इनर यानी कि जो लिक्विड स्टेट में सबस्ट्रेटम है वो उस पर फ्लोट कर रहा है। और बहुतों का ये मानना था कि डेंसिटी जो है वो सेम रहता है विथ वैरिंग जो डेप्थ है उसके साथ साथ डेंसिटी सेम रहता है। जैसे कि एरी का कहना था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वैरिंग थिकनेस। फिर से हमारा प्रैट का भी कंसेप्ट था जिसमें उन्होंने बोला कि डेंसिटी क्या होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कॉलम टू कॉलम।
लेकिन डेप्थ क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद सारा का जो बेस लेवल पे यानी कि सरफेस एरिया इक्वली ऑक्यूपाई करता है। फिर इसी तरह से और भी मतलब कि एरी और प्रैट के कंसेप्ट को हम लोग एज अ बेस ऑफ दिस थ्योरी मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी बाद के थ्योरीज आए वो सारा कहीं ना कहीं इन दोनों थ्योरीज से इंस्पायर्ड थे। आइसोस्टेसी का कंसेप्ट भारत में चल रहे एक सर्वे के दौरान आया, जिसमें उस टाइम के सर्वेयर जो थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उनके द्वारा दो प्लेसेस यानी कल्याणा और कल्याणपुर नाम के दो प्लेसेस के बीच में डिफरेंस इन द लैटिट्यूड को डिटरमाइन करने की कोशिश की जा रही थी। तब उसमें दो विधियों को उन्होंने अपनाया, एक था ट्रैंगुलेशन मेथड और दूसरा था एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। तो जब उन्होंने कैलकुलेशन किया दोनों का और दोनों के रिजल्ट्स जो आए थे, दोनों के रिजल्ट्स में 5.23 सेकेंड्स का डिफरेंस देखा गया था। तो उन्होंने इस डिफरेंस को इसीलिए बोला क्योंकि वो बोले कि हिमालय जैसा विशालकाय लैंडमास जो है वो इतना ग्रेविटेशनल पुल किया होगा, जिसमें कि जो ट्रैंगुलेशन विधि में जो प्लम बॉब यूज़ हुआ था उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ या फिर वो अपने पोजीशन से मूव हुआ। तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे प्रैट को बुलाया गया। तो प्रैट ने अपने जो इन्वेस्टिगेशन में है उसमें बताया कि ये डिफरेंस जो है एज़ पर द मास ऑफ द हिमालय, यानी कि जितना भार है हिमालय का, जितना उसका डेंसिटी होना चाहिए था, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। तो उन्होंने बोला कि जो अगर हम हिमालय के अगर मास के अकॉर्डिंग उसका डेंसिटी अगर डिटरमाइन करें या उसका डेंसिटी हम बात करें तो ये डिफरेंस जो था वो और आना चाहिए था, यानी कि डिफरेंस तिगुना होना चाहिए था। तो इस चीज़ को बाद में बहुत सारे जो भूगोलवेत्ता या फिर जियोलॉजिस्ट हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किए कि बहुत लोगों ने बोला कि हिमालय का जो है बबल से कंपोज्ड है, रॉक से नहीं बना है, हिमालय का जो पत्थर है वो खुद में ही डेंसिटी उसका कम होगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो कंसेप्ट थे वो आने लगे। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वो है सर जॉर्ज एरी का और प्रैट का। तो हम एरी के बारे में देखते हैं। तो एरी का जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें उन्होंने यही कहा था कि जो डेंसिटी होती है क्रस्ट के ऊपर, जितने भी लैंडफॉर्म है या जितने भी कॉलम्स हैं, चाहे माउंटेन हो, प्लेट्यू हो, प्लेन्स हो, ओशियन बेसिन्स हो, सारे का डेंसिटी जो लगता है वो लगभग बराबर रहता है। बस चेंज क्या होता है, हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसका डेप्थ चेंज हो जाता है, यानी कि जितना पार्ट माउंटेन का सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा है उससे कहीं गुना पार्ट जो है उसका ज़मीन के नीचे अवस्थित होगा। इस कंसेप्ट को उन्होंने इसीलिए माना कि उनका मानना था कि जितने भी माउंटेन्स या फिर जितने भी अपलैंड्स है सरफेस के ऊपर, एक रिजिड क्रस्ट जो है यानी कि क्रस्ट जो है उसके ऊपर इसका अवस्थित होना ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने जो फ्लूइड का कंसेप्ट दिया यानी कि वाटर का कंसेप्ट दिया, तो कहने का क्या मतलब है कि क्रस्ट के इमीडिएट नीचे वाला जो लेयर है वो एक तरह का तरल अवस्था वाला लेयर है। तो ये जो हमारा क्रस्ट है जिस पे माउंटेन, ओशन बेसिन्स ये सारे सिचुएटेड हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं कि वो सब इसी जो फ्री लिक्विड स्टेट या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी जो सॉलिड स्टेट वाला, मतलब कि अर्ध तरल अवस्था में ये प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास जितने भी माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वो एक तरह से इन पे फ्लोट कर रहे हैं, क्योंकि क्रस्ट की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि इन सभी को वो अपने ऊपर अवस्थित कर सके। उनका मानना था कि जब तक हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस नहीं होगा, यानी कि पानी द्रव्य के द्वारा दिया गया एक स्थायी बैलेंस जब तक नहीं मिलेगा, तब तक इतने बड़े लैंडफॉर्म्स या इतने बड़े भूभाग को ज़मीन के ऊपर ऐसे वर्टिकली खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल भी उन्होंने साइट करके दिखाया जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी अगर हम वुड्स वगैरह या जो भी अगर फ्लोट करते हैं पानी में, तो वो क्या होता है कि वो डूबता नहीं है कम्प्लीटली, जबकि कुछ पार्ट उसका पानी में डूबा रहता है और कुछ पार्ट जो है उसका फ्लोट करता है, जो हमें दिखता है नेकेड आई से। उन्होंने इसी कंसेप्ट को लॉ ऑफ फ्लोटेशन के द्वारा एक्सप्लेन करने का कोशिश की, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी लैंडमास अगर क्रस्ट जो है वो सबस्ट्रेटम में जब फ्लोट करेगा, तो जितना पार्ट उसका ज़मीन के ऊपर होगा उसका नौवां हिस्सा जो होगा, यानी कि नौवां पार्ट जो होगा उसका ज़मीन के नीचे होगा या फिर सबस्ट्रेटम में फ्लोट कर रहा होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कि 100 मीटर का कोई लैंड ज़मीन के ऊपर है, तो 900 मीटर का जो पार्ट होगा उस पर्टिकुलर लैंड का वो सबस्ट्रेटम में होगा या फिर जो तरल अवस्था क्रस्ट के जो इमीडिएट नीचे है उसमें फ्लोट कर रहा होगा। इसी कंसेप्ट को उन्होंने अलग अलग मतलब कि लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी करके दिखाया, जैसे कि उन्होंने आयरन पीसेस से फिर वुडन पीसेस को
अलग अलग मतलब कि हाइट का वो वुडन पीसेस और आयरन पीसेस को लेके एक पर्टिकुलर लिक्विड में या वाटर में उसको फ्लोट करिए, तो जितना पार्ट मतलब कि जितना लंबा कोई कॉलम था उसका उतना ही ज़्यादा पार्ट जो है उस लिक्विड में भी फ्लोट कर रहा था। अगर छोटा पार्ट था तो छोटा हिस्सा उसका लिक्विड में फ्लोट कर रहा था। तो ये एक तरह से इसका एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू उन्होंने बताने की भी या वैलिडेट करने की भी कोशिश की इस थ्योरी का। पर एरी ने अपने इस थ्योरी को यानी कि इस कंसेप्ट को पर्टिकुलर लैंडमास के बारे में बोला, मतलब कि जो एक तरह से जो पूरे टोपोग्राफिकल या पूरे कॉन्टिनेंट बेस्ड या प्लेट्यू बेस्ड या माउंटेन बेस्ड, यानी कि एक तरह से हम बोले तो बड़े बड़े या लार्ज जो एरिया कवर करते हैं लैंडमास, उनके लिए उपयोगी बनाया बताया, ना कि जो छोटे छोटे पहाड़ी या हिल्स या स्कैटर्ड प्लेन्स कहीं कहीं जो रहते हैं उनके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही एरी ने इस बात को भी रिफ्यूज़ नहीं किया कि जो हमारा जो माउंटेन बिल्डिंग या फिर जो स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट है उसमें थर्मल इंटरवेंशन के रोल को एकदम नकारा जा सकता है, यानी कि थर्मल जो पावर है यानी कि विद इन द अर्थ हीट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है फॉर द जनरेशन एंड फॉर द स्टैब्लिशमेंट या इसके बैलेंस को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही एरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भी इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे अभी शुरुआत में हम आपको बताएं कि जो डिफरेंस था, डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी डिटर्मिनेशन ऑफ द लैटिट्यूड में बिटवीन टू प्लेसेस, कल्याणा और कल्याणपुर के जो कैलकुलेशंस थे उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा था। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने माना था कि ये डिफ्लेक्शन या फिर ये डिफरेंसेस जो थे उसको थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था। इस बात को भी एरी ने एक्सप्लेन किया कि उनका कहना था कि मान लीजिए कि कोई प्लेट्यू है और क्रस्ट में लोकेटेड है, तो वो लाइटर मटेरियल से बना हुआ है, तो वो इमेंस जो है प्रेशर जो है वो सबस्ट्रेटम में डाल रहा है, साथ ही उसका ग्रेविटेशनल पुल भी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे ये लाइटर मटेरियल अबव द अर्थ सरफेस यानी क्रस्ट का लाइटर मटेरियल जैसे जैसे सबस्ट्रेटम में जा रहा है जो डेंसर मटेरियल से बना हुआ है, वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपनसेशन का रोल प्ले होने लगा है, यानी कि डेंसर मटेरियल के बदले जो है वो लाइटर मटेरियल ओवरटेक कर रहा है या फिर लाइटर मटेरियल उसके बदले कंपनसेट होते जा रहा है वहाँ पे। तो जैसे जैसे लाइटर मटेरियल होते जा रहा है तो वैसे वैसे भी क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उसमें भी कमी आ रही है। तो यही कारण एरी ने बताया जो हिमालयन रीजन यानी कि हिमालय के इतने बड़े मास होने के बावजूद उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं हो रहा था, जो हम एग्जाम्पल देखे थे कल्याणा और कल्याणपुर वाले में। तो यही एक इम्पैक्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से माउंटेन का इतने बड़े होने के बावजूद क्या हो रहा था कि जो ग्रेविटेशनल पुल जितना उसको एग्जर्ट करना चाहिए था प्लम बॉब के ऊपर उतना वो नहीं एग्जर्ट कर पाया, उतना ग्रेविटेशनल पुल वो नहीं दिखा पाया। तो एरी की थ्योरी जो है वो प्रैट हेफोर्ड बोवी की थ्योरी से कहीं ज़्यादा प्रिफर्ड मानी जाती है, उसे कहीं ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला है। वो इसीलिए क्योंकि अलग अलग जो सिस्मोलॉजिकल इवेंट्स हैं या हम बोले कि भूकंप के तरंगों के अध्ययन के द्वारा हमें पता चला है कि जो आंतरिक संरचना है या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है वो कंसेंट्रिक सर्कल में है, यानी कि एक सर्कल फॉर्म में है, ना कि कॉलम की तरह है। तो ये जो फैक्ट यहाँ पे डिस्कवर किया गया है वो प्रिफर करती है हमारा प्रैट की थ्योरी के। फिर दूसरी बात ये है कि अलग अलग अध्ययन में जो हम लोग भूकंप के तरंगों में अध्ययन करते हैं उससे भी ये चीज़ पता चला है कि जो माउंटेन्स होते हैं उसमें रूट जैसा या फिर हम बोलते हैं कि उसका जड़ के समान नीचे वाले पार्ट में वो घुसा हुआ है या सबस्ट्रेटम में उसका एविडेंस मिलता है, जो अधिकतर क्या है कि सियालिक फॉर्मेशन या फिर हम बोले कि रिलेटिवली लाइटर मटेरियल से कंपोज्ड है और एज डीप एज 60 किलोमीटर के आसपास ये अवस्थित हैं। और जो जियोलॉजिकल अध्ययन यानी कि रॉक के स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो अधिकांशतः उसमें कंप्रेशनल या फिर टेंशनल मूवमेंट हम देखते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको ज़्यादा प्राथमिक तरीके से देखा जाता है, ना कि वर्टिकल मूवमेंट जैसा कि ब्रैट और हेफोर्ड बोई ने अपनी थ्योरी में बताया था। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे हमारे एरी की थ्योरी में। फिर इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो उन्होंने बोला था कि अगर एक पार्ट सरफेस के ऊपर है तो उसका 9th पार्ट जो होगा वो नीचे होगा। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे कि अगर हम हिमालयन माउंटेन की बात करते हैं तो हिमालयन माउंटेन का हाइट जो है 8848 मीटर से अबव मीन सी लेवल। तो उतने में अगर हम इंटू करते हैं यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 9वां पार्ट तो उसका जो अंडर द यानी कि अगर हम बात करें कि जो
साइमा में उसका रूट होगा, उसका जो डेप्थ होगा वो लगभग 80,000 मीटर के आसपास होगा। और हमें ये पता है कि प्रत्येक 32 मीटर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं 1 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होते जाता है। तो इस स्पीड से जैसे जैसे अगर इतने डेप्थ में हम जाएंगे तो किसी भी लैंडमास या किसी भी बॉडी का फ्लोट करना पॉसिबल नहीं है। वो उतने डेप्थ में जाने के बाद वो गल जाएगा और सबस्ट्रेटम में ही मिल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम कह सकते हैं कि एरी का थ्योरी जो है आइसोस्टेसी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में या आइसोस्टेसी के कंसेप्ट को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो प्रैट ने बेसिकली जो हिमालय के सर्वे के दौरान जो डिस्क्रिपेंसी आई थी या कैलकुलेशन एरर आया था उसको सुधारने के लिए बहुत सारे अध्ययन किए। तो अपने अध्ययन में उन्होंने ये पाया कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस है यानी कि डेंसिटी ऑफ द रॉक्स बाय विच हिमालयन माउंटेन्स इज कंपोज्ड उसका डेंसिटी कम है इन कंपैरिजन टू द प्लेन एरिया। यानी कि प्लेन एरियाज़ का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है हिमालय के कंपैरिजन में। यानी कि जो लैंड जितना ऊपर नज़र आएगा यानी कि जो लैंड जिसका हाइट जितना ऊपर होगा अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी क्रस्ट के ऊपर जितना हाइट उसका होगा उसके कंपैरिजन में उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। यानी कि इन्वर्स रिलेशन होगा, ग्रेटर द हाइट लेसर द डेंसिटी। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जैसे प्लेट्यू है माउंटेन से नीचे, प्लेट्यू का डेंसिटी ज़्यादा होगा। फिर प्लेन है प्लेट्यूज़ के नीचे, तो अब क्या होगा, प्लेन का डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर बात करें हम लोग ओशन फ्लोर का, तो ओशन फ्लोर का डेंसिटी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू प्लेन एरियाज। यानी कि जो भी सरफेस फीचर हाई है, हाइट जिसका बहुत ज़्यादा उसका डेंसिटी कम होगा। तो अगर हम प्रैट और एरी की बात करें तो एरी ने बोला था कि डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म रहेगी, जो हाइट होगा वो वैरी करेगा। लेकिन प्रैट ने अपने में बोला कि डेंसिटी वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलम, यानी कि जितने भी लैंडफॉर्म हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज जितने भी हैं, सारे को उन्होंने प्रैट ने कॉलम का दर्जा दिया। और दूसरी बात जो उन्होंने अपनी थ्योरी में ली वो था लेवल ऑफ कंपनसेशन, या हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंपनसेशन की बात कही इन प्लेस ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जैसे हम लोग एरी में देखे थे कि उन्होंने बोला था कि सियाल इज़ फ्लोटिंग इन द साइमा, यानी कि सियाल जो है वो साइमा में फ्लोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन को नहीं लिया, उन्होंने लॉ ऑफ कंपनसेशन को लिया, जिसमें उन्होंने बोला कि अब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लेवल, यानी कि ज़मीन के नीचे या सतह के नीचे, क्रस्ट के नीचे एक पर्टिकुलर लेवल है जिसके ऊपर जितने भी कॉलम्स सिचुएटेड हैं, चाहे वो प्लेन हो, प्लेट्यू हैं, या ओशन फ्लोर हो, बेसिन्स हो, तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉलम वो वैरी करता है अप टिल दैट लेवल। यानी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लेवल कहाँ सिचुएटेड है, सबस्ट्रेटम में है या मेंटल में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट चांसेस है कि वो लेयर सबस्ट्रेटम में होगा, क्योंकि बियॉन्ड दैट लेयर, यानी कि अगर उस लेयर से हम लोग डीप जाएंगे, लेवल ऑफ कंपनसेशन से डीप जाएंगे हम लोग, तो जितने भी कॉलम्स हैं सारे का डेंसिटी फिर से सेम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन है इसके ऊपर जितने भी लैंडमास हैं उनमें क्या होगा कि इस लेवल पे यूनिफॉर्म मास होगा, यानी कि मास जो होगा सारे कॉलम का बराबर होगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगा इस लेवल ऑफ कंपनसेशन तक वो वैरी करेगा, और उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, वो भी सेम रहेगा। यानी कि जैसे जैसे मास जो है वो सेम रहेगा सारे कॉलम का, उसका डेंसिटी जो होगा वो वैरी करेगा। चीज़ को उन्होंने बोला था, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव करने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने अलग अलग मेटालिक रड्स लिए और उसको वाटर बॉडी में फ्लोट किया, तो उन्होंने देखा कि जो डिफरेंट रड्स थे वो अलग अलग तरीके से डूबे, और उसमें क्या था कि डेंसिटी जो है वो वैरी कर रहा था। बट जितने भी रड्स उन्होंने डाला था वो एक पर्टिकुलर लेयर या एक पर्टिकुलर लेवल पे आके एक साथ खड़े हो गए या एक साथ अलाइन हो गए, जिसको उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन बताया। एरी और प्रैट की थ्योरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि एरी ने बोला कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस, यानी कि डेंसिटी सेम रहता है, हाइट जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलम। हाइट जितना ऊपर रहेगा उतना ही उससे 9 गुना पार्ट जो है वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा सबस्ट्रेटम में। जबकि प्रैट ने बताया कि डेंसिटी जो होती है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉलम, और एक लेवल ऑफ कंपनसेशन पे आने के बाद सारा जो भी लैंडफॉर्म ये जो रहता है वो
सब उसके नीचे उसका डेंसिटी भी सेम हो जाता है या उसके बाद डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो एरी और प्रैट का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। साथ ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो इनके साथ या लगभग इन्हीं की तरह थ्योरीज दिए गए थे, जैसे कि हेफोर्ड और बॉवी का है जो प्रैट की थ्योरी से मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन की जगह प्लेन ऑफ कंपनसेशन की बात की। और उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं यानी क्रस्ट टू मैंटल की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो 100 किलोमीटर के आसपास एक पतला लेयर होता है जिसके ऊपर, जैसे प्रैट ने बताया था कि जितने भी लैंड कॉलम्स होते हैं या लैंड मास होते हैं, अब जैसे कि प्लेन हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, तो जैसे जैसे उनका हाइट डिफर करता है, यानी कि जो ज़्यादा लंबा होगा या जो ज़्यादा ऊंचा रहेगा फ्रॉम द सरफेस एरिया या इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर, उसका डेंसिटी उतना ही कम रहेगा। तो माउंटेन का डेंसिटी कम रहेगा प्लेट्यू के कंपैरिजन में। तो इसी तरह से उन्होंने भी अपने कंसेप्ट या जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने बताया। तो हेफोर्ड और बोवी का मानना था कि ये जो लेवल ऑफ कंपनसेशन या प्लेन ऑफ कंपनसेशन जो है उसके उसमें आके यहाँ आके जितने भी कॉलम्स उसके ऊपर अवस्थित हैं इन द क्रस्टल पार्ट, वो सारे क्या होते हैं, एक तरह से आके इक्वल जोन ऑफ इक्वल प्रेशर बनाते हैं। तो जिसके कारण जो भी लैंड मासेस होते हैं या जो भी आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। फिर जॉली का कंसेप्ट है वो थोड़ा एयरी से मिलता जुलता है और थोड़ा सा प्रैट से भी मिलता है। तो इसमें उन्होंने जोन लेवल ऑफ कंपनसेशन की जगह पे जोन ऑफ कंपनसेशन की कल्पना की थी। उन्होंने बोला था कि किसी लेवल या किसी समतल प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े लैंड मासेस को वो अपने ऊपर स्थापित कर सके। तो ये एक पूरा जोन ऑफ कंपनसेशन है। और कहीं ना कहीं इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटेशन जैसा एरी ने अपनाया था, उसी तरह से इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर लेयर में जिसकी मोटाई 16 किलोमीटर के आसपास है, ये यहाँ पे सिमिलैरिटी इन द डेंसिटी कंडीशन हो जाएगा जो भी माउंटेन रेंजेस इसके ऊपर अवस्थित होंगे। तो ऊपर यानी कि जो क्रस्टल पार्ट है वो हमारा लाइटर मटेरियल से बना है और जो हमारा सबस्ट्रेटम पार्ट होगा वो हमारा हेवियर मटेरियल से बना है। उसके बाद हेस्केनियन की थ्योरी है, उसमें उन्होंने एरी और प्रैट दोनों के कंसेप्ट्स को एक साथ मिला के प्रस्तुत किया है। तो उसमें उन्होंने बोला कि डेंसिटी ऑफ रॉक जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से वेरी करता है। तो ये सारे थ्योरीज या ये सारे कंसेप्ट जो था वो आइसोस्टेसी के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कंसेप्ट इसमें हम मानेंगे वो है एरी और प्रैट का।